हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम चीन के संविधान पर चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, जिसके अंतर्गत जिसमें पहले हम एक भाग पर चर्चा कर चुके हैं और अब हम इसका सेकंड भाग पर बात करेंगे, जिसमें कि प्रथम भाग में जो कुछ चैप्टर हमारा जो कुछ पोर्शन हमारे लेक्चर का छूट गया था वो इस भाग में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। और जो मित्र मेरे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्टों को दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक और पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। और वो भी आपको दोस्तों क्लास नोट्स के माध्यम से, जिन क्लास नोट्स को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ग्रुप मिलेगा आपको लोधाजी क्लासेस नाम से। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में आप आसानी से दोस्तों हमारे डेली अपडेट, क्लासेस की डेली अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और इन सब के अलावा सभी क्लास नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लेकर के हमें ज्वाइन करके और अपने डाउट भी हमें व्हाट्सएप से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जिन्होंने भी प्रथम भाग इसका देखा हुआ है, जिसमें हमने चीन के संविधान को स्टार्ट किया था, तो उनको सबको पता है कि दोस्तों हमने कुछ शक्तियों की अर्थात चीन के संविधान की कुछ विशेषताओं की हमने चर्चा की थी, कुछ कंप्लीट कर चुके थे, कुछ शेष रह गए थे, जिस पर आज हम इस सेकंड भाग के द्वारा कंप्लीट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट भाग नहीं देखा है तो तुरंत अभी सेकंड भाग को बंद करके और आपको पहले फर्स्ट भाग देखना है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, बाकी आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट भाग नाम से इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसका जो पहला भाग था उसको देख सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों इस सेकंड भाग को देखिएगा, अन्यथा आपको सेकंड भाग कंप्लीट समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना लेक्चर आज का। दरअसल कल क्या हुआ कि जब हम लेक्चर ले रहे थे दोस्तों, तो आपका एक चीन का संविधान पढ़ाने से पहले बीए फर्स्ट ईयर में भी कुछ क्लासेस चल रही थी। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 2 क्लास लगभग ले चुका था मैं, तीसरी क्लास ये चीन के संविधान की थी, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपको पढ़ाते पढ़ाते समय का पता नहीं चला और टाइम इतना निकल चुका था कि जो ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, तो ऑफलाइन क्लासेस का टाइम हो चुका था। अब जैसे ही हम ये पहला भाग कंप्लीट करके और ब्रेक लेने के लिए गए, कि सोचा तो यही था कि 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर के और वापस से अपना सेकंड भाग स्टार्ट कर देंगे, ताकि तुरंत आपको इसका सेकंड भाग मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और हुई, बाद में पता चला कि टाइम हो चुका ऑफलाइन क्लासेस का, बच्चे सभी वेट कर रहे थे, तो फिर अचानक से वहां जाना पड़ा। इस कारण से मुझे थोड़ा सा इसमें लेट हो गया और आज अपलोड करना पड़ रहा है आपके लिए, सेकंड भाग आज बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट होता है, चलता है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं हम कि चीन के संविधान के अंतर्गत हम अभी तक प्रकृति विशेषताओं पर चर्चा कर चुके थे। अब डायरेक्ट अपन अपने उसी स्लाइड पर पहुंचेंगे जहां से हमने सेशन को रोका था, है ना। ये सब पर हमारी बात हो चुकी थी, प्रस्तावना वगैरह, ये सब जो इसकी अन्य विशेषताएं थी, कुछ विशेषताओं पर भी दोस्तों हम शायद बात कर चुके थे, है ना। थोड़ा सा स्लाइड को पहुंचते हैं, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा पूरा। जनसमाहर्ता डिस्कस हो चुका था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष के ओके। इसमें दोस्तों हम ये 5 विशेषताओं पर शायद बात कर चुके थे, 5 विशेषताओं पर बात कर चुके थे। एकात्मक शासन प्रणाली तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। अब जो हम आज बात करेंगे दोस्तों, इसकी विशेषता नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसा कि अपने कल ही देख लिया था कि 18 पॉइंटों के माध्यम से हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे। और चीन के संविधान में चूंकि हमें 2 ही चीज पढ़नी है, इसकी प्रकृति और विशेषताएं, क्योंकि न्यायालय जैसी कोई विशेष अवधारणा नहीं है, तो इसलिए न्यायपालिका का पोर्शन छूट जाता है। जितने जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों कार्य चीन के संविधान की जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, उस एक ही जो भवन है उसका, जो उसका मंडल है, उस मंडल के द्वारा ही की जाती है ना। इस कारण से इसे अलग अलग पार्ट में नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ इसकी 2 ही चीजों को देखना है। प्रकृति अर्थात कि इसका स्वरूप कैसा था, इसका गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी इसमें योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये सारी बातें हम
पहले भाग में कर चुके थे, इसलिए डबल से उसको रिपीट करके आप लोगों का और मेरा सभी का किसी का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली अब हम सिर्फ विशेषताओं की ही बात करेंगे, जिसमें 5 विशेषताओं पर हम अभी तक डिस्कस कर चुके थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कौन कौन सी विशेषताएं हम अभी तक देख चुके थे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हमने चीन के संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता देखी थी संविधान की प्रस्तावना, अर्थात कि जैसे भारत के संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया है, उसी प्रकार से चीन के संविधान में भी प्रस्तावना को अपनाया गया है। नेक्स्ट देखा था संक्षिप्त संविधान की, अन्य संविधानों के परिप्रेक्ष्य में ये संविधान काफी संक्षिप्त था। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड नंबर की विशेषता देखी थी लिखित और निर्मित संविधान। जैसे भारत का संविधान लिखित और निर्मित है, उसी प्रकार से चीन का संविधान भी लिखित और निर्मित होता है। ठीक है, और 5वें नंबर की जो विशेषता थी वो थी हमारी प्रजातंत्रात्मक केंद्रवाद। और प्रजातंत्रात्मक केंद्रवाद का मतलब क्या होता है कि कल अपन ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से समझा था। तो प्लीज एक बार पहले भाग को आप जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 5 नंबर की जो विशेषता थी हमारी वो थी एकात्मक शासन प्रणाली, कि किस प्रकार से चीन में एकात्मक शासन प्रणाली को महत्व दिया गया है प्रारंभ से ही, है ना। इस पर भी बहुत अच्छे से हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, और आज का जो हमारा विषय होगा नेक्स्ट, इसके आगे की जो विशेषता है उन पर हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें विशेषता नंबर 6 है। विशेषता नंबर 6 में दिया गया है एक सदस्यीय विधानमंडल। एक सदस्य विधानमंडल मतलब ये कि जो इसका विधानमंडल है वो एक सदस्यीय होगा। जैसे कैसे कि देखिए, चीन के विधानमंडल के एक सदन को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की अवधि 5 वर्ष है तथा इस अवधि को विशेष समय में बढ़ाया भी जा सकता। दोस्तों थोड़ी सी इसमें कुछ ज्यादा मिसप्रिंट हो चुकी है, इसलिए मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला याद रखिएगा, आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको जरूर ठीक करें। एक सदस्य की जगह इसको सदन करेंगे आप लोग। ठीक है, इसको सदस्य की जगह सदन करेंगे, सदन लिखेंगे इस पर एक सदनीय विधानमंडल या एक सदन का वाला विधानमंडल। ठीक है, उसके बाद में एक मिसप्रिंट है दोस्तों यहाँ पर कि चीन के विधानमंडल के एक सदन को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की अवधि 5 वर्ष है और इस अवधि को विशेष, क्या है ये, विशेष, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, विशेष समय में बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब ये कि जिस प्रकार से भारतीय संसद द्विसदनीय संसद होती है हमारी, 2 सदन होते हैं हमारे संसद के अंतर्गत, उस प्रकार से हमारे राज्यों के विधानमंडल की बात करें दोस्तों तो 2 सदनीय विधानमंडल, किसी किसी राज्य में 2 सदनीय विधानमंडल है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद को अपनाया गया है, वो विधानमंडल 2 सदन का हो गया, है ना। और किसी किसी राज्य में सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद का गठन ही नहीं हुआ है, तो वो विधानमंडल कैसा होगा, एक सदनीय होगा। तो इसी प्रकार से चीन में भी दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा जैसा कोई फंडा नहीं है, वो एक सदनीय है। और वो उस एक सदन को क्या बोलते हैं वहां पर, तो दोस्तों वहां बोला जाता है जन कांग्रेस। याद रखिएगा, जन कांग्रेस। जैसे कि हम लोकसभा बोलते हैं एक को, जैसे संसद है हमारी, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है ना। तो एक लोकसभा एक राज्यसभा, इस प्रकार से 2 सदन है। लेकिन जब हम चीन की बात करेंगे तो चीन में सिर्फ एक ही सदन है और उस एक ही सदन को क्या बोला जाता है, जन कांग्रेस। नाम याद रखिएगा, जन कांग्रेस, ठीक है। तो चीन के संविधान के अंतर्गत चीन की शासन व्यवस्था जो है एक सदनीय शासन व्यवस्था है, जो कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस नाम का विधानमंडल वहां पर पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर अर्थात भारत में हमारे विधानमंडल में या कहें कि लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, या सभी को पता है, जो हम सरकार को चुनते हैं तो वो 5 साल के लिए चुनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का नियम चीन के संविधान में भी है कि वहां पर भी 5 साल के लिए ही ये निर्वाचित होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, यानी कि उनकी संसद। ठीक है, हम डायरेक्ट संसद भी कह सकते हैं उसको। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो संसद है चीन की, वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होकर आते हैं, है ना। उसके बाद में अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, जैसे संकटकालीन आपातकालीन कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में इस कार्यकाल को, इस समयकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। और ये व्यवस्था लगभग विश्व के सभी संविधानों में व्यवस्था की गई है। भाई ऐसा हो सकता है, जैसे कि हो सकता है सरकार का, जो भी सरकार गठित हुई है उसका कार्यकाल खत्म हो चुका, 5 साल कंप्लीट होने ही वाले हैं, 1 आध महीना बचा, और ये कोरोना जैसी महामारी हो जाती है वापस से कोई सी, ठीक है। तो ऐसे काल में क्या दोबारा चुनाव किए जा सकते हैं,
ऐसी भयंकर परिस्थितियों में क्या चुनाव संभव है? तो जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब चुनाव संभव ना हो, तो दोस्तों उसी संसद का या उसी सरकार का कार्यकाल को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाता है, जब तक कि वो संकट टल ना जाए। क्लियर हो गया ना? तो इसी प्रकार से चीन में, याद रखेंगे आप लोग, चीन में एक सदनीय विधानमंडल है और उस विधानमंडल को हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विशेष परिस्थितियों में उसे बढ़ाया भी जा सकता है। क्लियर हुआ ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका दोस्तों, पॉइंट नंबर 7, विशेषताओं में 7 नंबर का पॉइंट है लचीला संविधान। अब दोस्तों लचीला संविधान क्या होता है? देखिए, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको बहुत अच्छे से अब तक ये रटा चुका है कि लचीला क्या होता है, कठोर क्या होता है ना? लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें वाकई में बिल्कुल पता नहीं है। पहली बार हो सकता है कुछ दोस्त मेरे पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं, इस टर्मिनोलॉजी को पहली बार देख रहे हैं कि सर ये लचीला और कठोर क्या होता है, क्लियर कीजिए, है ना? कमेंट भी आती है मेरे पास में, तो दोस्तों इसको क्लियर कर लीजिए। सुनिए, लचीला संविधान और एक कठोर संविधान, दो प्रकार के टर्म आपके लिए इस्तेमाल की जाती है संविधान के लिए, है ना? कि संविधान या तो लचीला हो सकता है या कठोर हो सकता है, और कोई कोई संविधान दोनों का समन्वित भी हो सकता है, दोनों का समन्वय भी हो सकता है, मतलब कि कठोर भी हो और लचीला भी हो। अब जरा पहले आप कठोर को क्लियर कर लीजिए तो लचीला अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, जिस संविधान में दोस्तों, जिस संविधान में, एक संविधान देखिए, संविधान काहे के लिए लिखा जाता है, काहे के लिए बनाया जाता है? जिससे कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। संविधान में जिस प्रकार के रूल नियम लिख दिए जाते हैं, उन्हीं नियमों पर आधारित होकर प्रत्येक सरकार का विभाग काम करता है ना? तो उन नियमों में दोस्तों हो सकता है कि जो संविधान बनाया है वो 100 साल पहले बनाया है। अब 100 साल के बाद में जो नई परिस्थिति, जो नया भविष्य आया है, उस नए भविष्य की कुछ और जो है डिमांड कुछ और होगी, उसकी मांग, समय की कुछ अलग मांग होगी, परिस्थितियां पूरी बदल चुकी होगी, 100 साल पहले परिस्थितियां कुछ और होगी, जिन परिस्थितियों के आधार पर संविधान बनाया गया था। लेकिन अब 100 साल के बाद में परिस्थितियां तो अब अलग, डेफिनेटली अलग हो जाएगी, है ना? समय की मांग कुछ और होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भाई ऐसी स्थिति में संविधान में परिवर्तन होता चला जाता है, मतलब संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अब संशोधन करना, इसी बात को याद रखिएगा, संविधान में संशोधन करना अगर आसान होगा, आसानी से संशोधन अगर सरकार खुद कर सकती है, तो वो उसे हम कहेंगे दोस्तों लचीला संविधान। कि सरकार ने जब चाहा, संसद जब चाहे तब संशोधन कर दे, तो उसे हम कहेंगे लचीला संविधान। लेकिन अगर उस संविधान में संशोधन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो, बहुत ज्यादा कठिन काम हो, तो उसे हम कठोर संविधान कहेंगे। तो भाई अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है, तो ये मुश्किलें कैसे हो सकती है? अब जरा एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं दोस्तों हम भारत की बात करें, ठीक है? अब भारत की बात करें, भारत के संविधान में हमें संशोधन करना है। अब भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है, भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है, तो वो संशोधन अगर हमारी संसद खुद अपने आप में खुद डिस्कस करके खुद ही कर ले, तो वो तो बहुत आसान प्रक्रिया हो गई। इसका मतलब कि संविधान क्या कैसा हो गया? लचीला हो गया। लेकिन अगर संसद को बोल दिया जाए कि भाई अगर आप संविधान में संशोधन करना चाहते हो, तो उस संशोधन करने के लिए आपके में संसद में जितने भी लोग हैं उनकी सहमति तो ठीक ही ठीक है, इसके अलावा जितने भी पूरे भारत में राज्य है, राज्य में जितनी विधानसभाएं हैं, विधानमंडल है, उनकी भी आपको परमिशन लेनी होगी, उनकी भी परमिशन लेनी होगी। और जब सभी राज्य सहमत होंगे तभी आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। तो सोचिए कितना मुश्किल कार्य हो गया भाई। अब हो सकता है ना कि जैसे केंद्र में कई अन्य पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, किसी और राजनीतिक दल की सरकार होगी, और जब ये सरकारों का, जब राजनीतिक दलों का टकराव होता है ना, तो कोई भी सहमत नहीं होगा आपस में, तो ऑटोमेटिकली हो सकता है राज्य इनकार करेंगे कि भाई दूसरी सरकार होगी तो वो क्यों सहमत होगी किसी और दल से, है ना? तो इस कारण से ये प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है, और इसी कठिन प्रक्रिया को हम कठोर संविधान कहते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल दोस्तों, लचीले संविधान का सबसे प्यारा एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है, ठीक है। और सबसे अगर कठोरता की हम बात करें दोस्तों, तो अमेरिका का संविधान, लगभग अभी तक टोटल मात्र 11 संशोधन ही शायद हुए हैं, शायद, पूरा कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा देख लेना, लेकिन 11-12 संशोधन के आसपास ही हुआ है अभी तक अमेरिका के संविधान में। सोचिए कितना कठोर संविधान होगा वो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से जिस चीन के संविधान की हम बात कर रहे हैं वो काफी लचीला संविधान है, उसमें आसानी से सरकार परिवर्तन कर सकती है।
ठीक है, इसीलिए बार बार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए अब एक बार थोड़ा सा स्लाइड में आ जाइए और आपका कंसेप्ट 100% कब क्लियर कर लीजिए। संविधान को लचीला इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें संशोधन इतनी ही सुगमता से किया जा सकता है जितनी सुगमता से कोई साधारण कानून बनाया या रद्द किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इस पर कि किसी संविधान संशोधन उतनी ही आसानी से कर सकती है सरकार जितनी आसानी से कोई एक कानून बनाकर लेकर आती है, उतनी आसानी से यहां संशोधन किया जा सकता है, इस कारण से ये लचीला है। दूसरी बात बोली गई है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा, किसकी? जनवादी कांग्रेस, मतलब कौन है ये? वही विधानमंडल है, वही संसद है चीन की, है ना। तो जनवादी कांग्रेस की जो एक समिति होती है दोस्तों, जिसे स्थायी समिति बोला जाता है, उस समिति के द्वारा या राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब संसद के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए। एक छोटी सी शर्त रखी हुई है, वो शर्त क्या रखी है इन्होंने कि अगर आप संविधान में संशोधन करना चाहते हो तो जो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय समिति है, कौन कांग्रेस? जनवादी कांग्रेस, याद रखिएगा, मैं चीन के संविधान की, चीन की संसद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो इस कांग्रेस को भारत की कांग्रेस के साथ मत जोड़ दीजिएगा, ठीक, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चीन की जो जनवादी कांग्रेस है अर्थात चीन की जो संसद है, अच्छा इसको आप लिंक कर लेंगे, मैं अब संसद शब्द इस्तेमाल करूंगा, आप लोग समझ जाना कि मैं जन कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चीन की जो संसद है दोस्तों, संसद की एक स्थायी समिति है, उसकी सिफारिश होना चाहिए, ठीक है। संविधान संशोधन के लिए उस जो संसद की जो स्थायी समिति है उसकी सिफारिश होनी चाहिए। और इसके अलावा संसद के 1/5 सदस्यों ने भी इसके लिए अपनी स्वीकृति दी हो। कितने सदस्यों ने? 1/5। अब ये 1/5 क्या होता है? अरे भाई सिंपल है, 1/5 मतलब अगर 5 सदस्य है तो 5 में से 1, तो 10 सदस्य का टोटल है। संसद में अगर 10 सदस्य है तो कितने सदस्य चाहिए हाँ करने के लिए, अनुमति के लिए? 2 सदस्य, ठीक है ना। इस प्रकार तो 1/5 सदस्य, तो 1/5 सदस्यों की स्वीकृति होना आवश्यक है। राष्ट्रीय कांग्रेस के कम से कम 2/3 उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस कम से कम 2/3 बहुमतों से स्वीकृत होना चाहिए। चलिए बताइए दोस्तों, क्या लचीला संविधान है? चीन का संविधान लचीला संविधान है क्या? क्लियर हुआ? कंप्लीट क्लियर हुआ है क्या? है ना। चलिए अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करने में बिल्कुल भी संकोच, देखिए स्टडी में अगर कोई डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आता है तो 1% भी आपको संकोच नहीं करना है, आप मुझे कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टडी आपकी होती चली जाएगी, ठीक है ना। अगर समझ नहीं आता है, कोई डाउट आता है, देखिए समझ कब नहीं आता है? जब कोई डाउट होता है, ठीक है। और जब पूछेंगे नहीं तब तक आपका वो डाउट क्लियर नहीं होने वाला है, चाहे आप कितनी भी क्लासेस कितने भी लेक्चर ले लें, किसी बुक से पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो डाउट मन में आना भी जरूरी है, उनका क्लियर करना भी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। बहुत सुना था हमने इस वर्ड को, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, और कंफ्यूज भी बहुत थे कि सर ये क्या होता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। और ये इस प्रकार, जैसे हमने पहले स्लाइड में भी देखा था, लोकतांत्रिक केंद्रवाद जिसका मतलब क्या होता था कि सरकार के प्रत्येक स्तर पर एक विभाग होता, सरकारी विभाग, जिसका चुनाव जनता के द्वारा ही होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव होता है। प्रत्येक विभाग का, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े विभाग तक का सबका चुनाव होगा, जनता खुद निर्वाचित करती है उनको, है ना। इसका मतलब क्या होता था? लोकतांत्रिक केंद्रवाद। अब एक नई टर्मिनोलॉजी है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, तो इतना भयानक शब्दों को सुनकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही आपको इतना जिसको भाव देना है। इस वर्ड को जितना, इन जो टर्मिनोलॉजी होती है ना जो पढ़ने में डिफिकल्ट आती है, जितना भाव दोगे आप लोग ना उतनी डिफिकल्ट बन के आपके सर पे डांस करेगी ये, इसलिए इनको इतना महत्व मत दीजिए दोस्तों। अगर कोई नई टर्मिनोलॉजी है ना तो 8-10 बार उसको अपने मुंह से बोल लीजिए, वो ऑटोमेटिक वो एकदम आसान एकदम इजी हो जाएगी, कि कोई डिफिकल्ट नहीं होती है। जितनी टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट लगती है इसका मतलब क्या होता है कि आपने उससे पहले कभी उसको पढ़ा नहीं है, इस कारण से वो आपको डिफिकल्ट लगती है। आपका नाम आपको कितना इजी लगता है? इस दुनिया की सबसे इजी चीज अगर कोई लगती है आपको तो वो आपको आपका नाम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने कई बार उस नाम को सुना भी है, उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। लेकिन कोई अजीब सा मैं नाम ला के दे दूं प्राचीन भारतीय इतिहास से, है ना, तो क्या एक बार में याद कर लेंगे आप?
खुद बोलेंगे सर ये तो कितना टिपिकल है, पर भाई है वो तो, वो था तो वो भी किसी का नाम ना। तो टर्मोलॉजी का भी यही रहता है, जो टर्म आती है बीच बीच में दोस्तों, इनको 8-10 बार अपने मुंह से बोल लीजिए, कोई अगर नई टर्म है तो वो अपने आप इजी हो जाती है, ठीक है। और अच्छे से क्लियर करना है तो उसका अर्थ समझ लीजिए, अर्थ समझेंगे उसको एनालाइज करेंगे तो एकदम ऐसा इजी हो जाएगा कि उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। चलिए इस बात कर लेते हैं, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का मतलब क्या होता है, क्या चीज है ये। चलिए एक बार पहले आप स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं इसको एकदम व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा डाउट ही खत्म हो जाएगा। देखिए जहां 1978 के संविधान में, दोस्तों ये तो आपको पता ही है, संविधान पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चीन का संविधान बना था 1954 में, 1954 में। उसके बाद में 3 अमेंडमेंट हुए थे, अर्थात अमेंडमेंट के द्वारा इतने अमेंडमेंट हुए, उसमें इतने बदलाव हुए कि नया संविधान ही नया बन गया था, ठीक है। तो 3 बार संविधान में अमेंडमेंट हुए, इतने संशोधन हुए कि नया संविधान बन गया, मतलब कि हर 3 बार नए संविधान आए, ठीक है। तो सबसे आखिरी वाला संविधान पर हम चर्चा कर रहे हैं 1982 वाले पे, ठीक है। और उससे पहले जो संविधान आया था वो यही आया था 1978 वाला, 1978 वाला, ठीक है ना। ठीक है, तो कि देखिए जहां 1978 के संविधान में यह कहा गया था कि जनवादी चीन, जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक साम्यवादी राज्य है, संविधान में स्पष्ट कह दिया था। कोई संविधान इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इस संविधान में स्पष्ट कह दिया था कि भाई जो चीन है वो चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला राज्य है, अर्थात ये कि चीन के अंदर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही चलेगी। सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर, किसान, जो छोटा निम्न वर्ग था दोस्तों, उसकी जो है यहाँ पर तानाशाही चलेगी, ठीक है। इसके साथ में शोषण नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं होगा, अगर आपने पहला भाग देखा होगा तो आपके माइंड में पूरा क्लियर अब कि हाँ चीन का संविधान तो पूरा ही तो पूरा साम्यवाद पर निर्भर है ना, साम्यवादी चीन का संविधान, तो चीन का जो संविधान है वो साम्यवादी है, समाजवादी धारणा को धारित करता है, इस कारण से वो सर्वहारा वर्ग की ही बात करेगा। अब सर्वहारा वर्ग में डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग का अर्थ हुआ श्रमिक और किसान, श्रमिक और किसान, इनको बोल कर ही जो छोटे वर्ग हैं दोस्तों समाज में, जो निम्न वर्ग थे, उन्हीं को सर्वहारा वर्ग बोला गया था, ठीक है। तो चीन का संविधान जो 1978 में पास हुआ था, उस संविधान में ये स्पष्ट कथन था कि जो चीन है, जो चीन है, चीन में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही चलेगी, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि वहीं जैसे ही 1982 का संविधान अस्तित्व में आता है, 1982 का संविधान अस्तित्व में आता है, तो नए संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक साम्यवादी राज्य होगा, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में होगा, जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच में अटूट मैत्री संबंध होंगे। अब जरा इसका व्यवहारिक पक्ष एक बार समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, सुनिए। कुछ भी नहीं है, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, तो इसको वास्तविक रूप से उस तानाशाही के साथ अगर आप ना जोड़े, है ना, हिटलर जर्मनी के तानाशाही वाले शब्दों से ना जोड़ेंगे तो ज्यादा उचित होगा। ये तानाशाही दरअसल एक अलग वर्ड है, एक अलग चीज है, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द जुड़ा हुआ है तानाशाही के साथ। समझिए, चीन के में जो संविधान है दोस्तों, उस संविधान में स्पष्ट तौर पर एक बात कह दी गई है कि भाई जो चीन है, इस चीन में अगर कोई धारणा चलेगी, अगर कोई धारणा चलेगी, धारणा जैसे कि, जैसे हम यहाँ बोलते हैं ना कि गांधीवादी धारणा पर आधारित है हमारा संविधान, या समाजवादी धारणा पर आधारित है, या पूंजीवादी धारणा पर आधारित है, तो इस प्रकार की धारणाओं पर, तो कौन सी धारणा पर आधारित होगा चीन का संविधान, तो वो होगा साम्यवादी धारणा पर। उस साम्यवादी धारणा स्पष्ट तौर पर कहती है, स्पष्ट तौर पर कहती है कि किसी भी हालत में सर्वहारा वर्ग का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए। जो निम्न वर्ग है समाज के, उनका किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में शोषण नहीं होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं साम्यवादी। अर्थात कि जितने भी संसाधन है देश के, उन संसाधनों पर किसका अधिकार होना चाहिए, साम्यवादी क्या बोलते हैं कि देश के सभी संसाधनों पर जो है सर्वहारा वर्ग के लोगों का अधिकार होना चाहिए, सर्वहारा लोगों के, सर्वहारा वर्ग जो किसान है, जो मजदूर है, उनके हाथों में संसाधन होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस आधार पर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई वही सक्सेस है चीन के अंदर, दूसरी धारणा वाली आज तक सक्सेस है ही नहीं है ना। तो जब हम बात करते हैं कि जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही की, तो इसमें सिंपल सा इस बात को दिमाग में फिट कर लेना कि ये जो है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस देश में, अर्थात चीन में, चीन की शासन व्यवस्था में
सर्वहारा वर्ग के हाथों में सभी संसाधन होंगे, या फिर सभी संसाधनों पर, देश के सभी संसाधनों पर सर्वहारा वर्ग का कंट्रोल होगा या जो है उनका प्रभाव होगा। ठीक है ना। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में सर्वहारा वर्ग का शोषण नहीं किया जा सकता, और मजदूर तथा किसानों के बीच में, मध्य में जो है बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। अगर संबंध नहीं होता तो फिर किसके साथ नहीं होगा, मजदूर और मालिक के बीच में काफी कटुता पाई जाती है दोस्तों इस प्रकार के संविधान व्यवस्था में। जो साम्यवादी शासन व्यवस्था होती है उसमें मजदूर और मालिक, ठीक है, मालिक अर्थात किसका बोल रहा हूं दोस्तों, जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों के बीच में काफी कटुता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसी व्यवस्था पर आधारित है चीन का संविधान। जो साम्यवादी धारणा है ना, ये इसी बात पर आधारित है कि इसमें जितने संसाधन है, जितने उत्पादन के संसाधन है, जितने प्राकृतिक संसाधन है, देश में जितने भी आर्थिक संसाधन है, उन सभी संसाधनों पर अगर किसी का नियंत्रण हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर या किसान अर्थात सर्वहारा वर्ग ही होना चाहिए। ठीक है। और अगर नहीं है, अगर कोई सक्षम वर्ग है, उसके पास पैसा है, उसके पास में सब कुछ है, लेकिन अगर निम्न वर्ग के पास में कुछ नहीं है तो क्रांति करने की धारणा भी ये देख देते हैं। ये बोलते हैं चाहे हिंसा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर निम्न वर्ग का शोषण हो रहा तो निम्न वर्ग उस पर हमला कर सकता है। किस पर? उच्च वर्ग पर, है ना। तो इन टर्मिनोलॉजियों को आप याद रखेंगे। तो यहां पर जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का अर्थ यही हुआ है कि संपूर्ण प्राकृतिक या जिस प्रकार के भी आर्थिक संसाधन है देश के, उस पर सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण हो। इसी को हम जो है लोकतांत्रिक तानाशाही का नाम देते हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक अर्थात जनता और तानाशाही मतलब उनका अधिकार हो पूर्ण शासन व्यवस्था पर। ठीक है। नेक्स्ट है जनवादी गणतंत्र। दोस्तों थोड़ा ज्यादा टाइम दे देकर समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आप लोगों को, है ना। थोड़ा लेक्चर वही थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं होता है, 30 35 40 मिनट का हद से, इससे कहा 2-3 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं यार। ठीक है। कल ऑफलाइन क्लासेस में जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में छोड़ के गया था, उसके बाद में दोस्तों 3 घंटे तक रेगुलर मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी, रेगुलर, बिना विदाउट एनी ब्रेक, रेगुलर 3 घंटे क्लासेस थी, और बैठे थे सभी, है ना, क्योंकि वह बिठा लेते हैं बोलकर, आप लोगों को कौन रोकेगा, है ना। तो चलिए पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों इसमें जनवादी गणतंत्र। जनवादी गणतंत्र अभी क्या होता है जनवादी गणतंत्र? भाई जनवादी गणतंत्र समझ पढ़िए, इसको स्लाइड देखिए एक बार। नए संविधान के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण क्षमता जनता में निहित होती है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेसियों के माध्यम से करती है। सिंपल सी बात। गणतंत्र की जब भी बात आए तो समझ जाना आप लोग कि किसी का निर्वाचन हो रहा है जनता के द्वारा। गणतंत्र में बस इसी शब्दों को याद रख लेना आप लोग। जब भी आपको कोई गणतंत्र शब्द समझ नजर में आए, पढ़ने को मिले, तो उसका मतलब एक ही निकालना कि किसी न किसी व्यक्ति का निर्वाचन हो रहा है जनता के द्वारा, तो बस वो गणतंत्र हो जाएगा। अब यहां शब्द क्या है कि जनवादी गणतंत्र है। जनवादी गणतंत्र तो सिंपल सी बात यही है कि शासन व्यवस्था, चीन के शासन व्यवस्था में जितने भी पद है अर्थात कि जितने भी विभाग है केंद्र स्तर पर या प्रांतों में या जिलों में या कस्बों में, जितने भी विभाग है, जहां जहां सरकारी विभाग है, हर एक का चुनाव जनता के द्वारा होता है, इसलिए जनवादी गणतंत्र इसको कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं आप लोगों को, बहुत इजी वे में। मैं यकीन मानता हूं, मुझे मालूम है दोस्तों, इतना इजी वे में कोई प्रेजेंट नहीं करेगा आपको। इसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में बस अगर एक बार आपने समझ लिया ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, ये टर्म इतने प्यार से मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, इतने एकदम क्लियर कर रहा हूं, कोई आपको इतना क्लियर नहीं करेगा। थ्योरेटिकल में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मुंह से व्यवहारिक तौर पर ऐसा समझा रहा हूं, अपने एकदम जो अपना वास्तविक जीवन, जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ से अटैच करके इन चीजों को समझा रहा हूं। तब जाकर के आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो पाती है। और पॉलिटी में अगर एक छोटा सा डाउट रह गया ना, तो दोस्तों वो पूरे जो आपके सपनों का महल बना होगा ना, उस पूरे को गिरा देगा, है ना। तो इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट मत रखना, बस इसको व्यवहारिक रूप से समझते चलिए। बुक से तो फिर आप अपने आप समझ जाएगा जब भी पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो इसमें तो क्या आपको डिस्कस कराएं, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो दोस्तों इस पे देखिए, जिस प्रकार से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमें प्रोवाइड की गई है संविधान के द्वारा, सेम वे में उसी प्रकार से चीन के संविधान के द्वारा भी नागरिकों को मौलिक अधिकार और कुछ मौलिक कर्तव्य प्रोवाइड किए गए हैं। अब आपको याद क्या रखना है
कि याद क्या रखना दोस्तों कि जो नया संविधान अर्थात कि 1982 वाला संविधान, जिसमें उसमें दोस्तों अध्याय 2 है ना, भाग 2 के अनुच्छेद 35 से 56, अनुच्छेद आर्टिकल 35 से 36 तक जो है फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है ना। और कर्तव्यों का वर्णन भी इसी में किया गया है और पूरे संविधान को इन्होंने 4 भागों में बांटा हुआ है। माफ करना, अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार है इनको 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले आर्थिक अधिनियम, आर्थिक अधिकार, थोड़ा सा मिसप्रिंट, ये अधूरा छूट गया, पूरा कर लेना आप लोग, है ना। तो 4 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब क्या मुझे कोई कमेंट करके बताएगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में जनता को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? देखता हूं मैं भी कि कितनी कमेंट आती है, कितने लोगों को पता है, क्योंकि भारतीय संविधान आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और मैं आज जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को आज भी याद है मौलिक अधिकार। जो पूरे संविधान पढ़ने वाले को सबसे ज्यादा याद होना ही चाहिए कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो मौलिक अधिकार कितने हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मुझे ये कौन कमेंट करके बताएगा, मैं देखता हूं पहले कमेंट किस किस की आती है, फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो दोस्तों चीन के संविधान में 4 प्रकार के मौलिक अधिकारों पर बात की गई है, जिसमें आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, सेकंड है राजनीतिक अधिकार और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो चारों अधिकार, जैसे आर्थिक अधिकार मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर सकता है ना, किसी पर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होगा, इसको कहते हैं हम आर्थिक अधिकार। इसके अलावा राजनीतिक अधिकार में जब हम बात करें तो प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर का हो चुका है वो चुनाव में वोट डाल सकता है, ये अपना राजनीतिक अधिकार रखता है। और साथ में किसी भी दल में शामिल होकर के जो है वो चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, किसी पद के लिए जो है नियुक्त हो सकता है, ये उसका राजनीतिक अधिकार है। दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, मतलब सामाजिक आधार पर या संस्कृति के, अपनी संस्कृति का वो संचालन कर सकता है, मतलब अपनी संस्कृति का पालन कर सकता है। वो सामाजिक स्तर पर उसके साथ राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये सब होते हैं उसके सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। और जब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत जैसे कि जो ये मौलिक अधिकार को जो स्वतंत्रता दी गई होती है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, सुनने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से सोने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, या स्पीच की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता प्रति व्यक्ति को दी गई होती है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पर संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 में जिस प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं दी गई है, 6 से 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको प्रोवाइड की गई है ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, लेखन की स्वतंत्रता, सभा संगठन वगैरह बनाने की स्वतंत्रता, इस प्रकार कई प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों, आवागमन वगैरह, व्यापार की स्वतंत्रता, इन स्वतंत्रताओं को हम बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। जो प्रति व्यक्ति के पास है वो स्वतंत्रता, उनको हम बोलेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बाकी आगे मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है आप लोगों के लिए, है ना, टेंशन ना ले। देखिए आर्थिक अधिकार मैं आपको बता चुका हूं आर्थिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्र, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भाषण, अभिव्यक्ति, सभा प्रदर्शन वगैरह, तो ये सब अधिकार, ये स्वतंत्रताएं 4 प्रकार के मौलिक अधिकारों की, बस आपको इतना याद रखना है कि 4 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात चीन के संविधान में की गई है, ठीक है, चीन के संविधान में की गई है भाग 2 में, है ना। और इसके बाद में दोस्तों 4 अधिकार कौन कौन से हैं, तो आर्थिक है ना, मेरे साथ बोलेंगे याद भी हो जाएगा आपको। आर्थिक के बाद में राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत, 4 प्रकार के 4 अधिकार, है ना, 4 अधिकार। चलिए अब तक तो आपको रटा भी गया होगा। इसमें कुछ और नीचे एक नोट में दिया हुआ है संविधान के में, इसमें कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है दोस्तों, नागरिकों के लिए कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो जो भारत में जो कर्तव्य हमको दिए गए हैं वो उसी के से कुछ कर्तव्य चीन के संविधान में भी दिए गए हैं, जैसे कि जनता कानून का पालन करे, ये जनता का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, मातृभूमि की रक्षा करे, सेना में भर्ती होने के लिए तत्पर रहे, करों का समय पर भुगतान करे, आक्रमणों का प्रतिरोध करे, तो ये जनता के कर्तव्य है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, 11 नंबर 11 है, जिसमें हम बात करेंगे जन समाहर्ता। ये जन समाहर्ता क्या है, एकदम नई टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए, वाकई में जब मैंने पढ़ा था मेरे लिए भी नई टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है ना। लेकिन जन समाहर्ता ये टर्मिनोलॉजी, हालांकि चाहता तो मैं इसको इजी कर सकता था, न्यायालय नाम भी दे सकता था, या न्यायिक जो भी संगठन वगैरह इस प्रकार के नाम दे सकते थे,
लेकिन जन समाहर्ता एकदम नई टर्मिनोलॉजी है, और जब हमारे अध्ययन में कोई नई टर्मिनोलॉजी आती है ना, तो वाकई में स्टडी में वजन बढ़ जाता है। और वाकई जब आप लोग पढ़ते हो, जब अपनी आंसर शीट में इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पढ़ने वाला भी अंदर से खुश होता है कि यार वाह, क्या टर्मिनोलॉजी लेकर आया ये। इसलिए दोस्तों विशेष करके इन टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दें। मैं इसलिए इन टर्मिनोलॉजी को रटने की बोल देता हूं आप लोगों से, कि 10-20 बार बोल मारिए अपने मुंह से, अपने आप रटा जाएगी। जन समाहर्ता पहली बार सुना होगा, लेकिन सबसे आसान वर्ड हो जाएगा आपके लिए। जन समाहर्ता क्या होता है ये, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूं आप लोगों को, दिमाग से रखना। सिर्फ इसमें हम न्याय क्षेत्र से संबंधित बात करेंगे। इसके अंदर क्या कैसे बात करेंगे, न्याय क्षेत्र से संबंधित बात करेंगे। जन समाहर्ता शब्द कितना प्यारा है, जन समाहर्ता, है ना, जैसे कि सभी की तकलीफों को हरने वाला, जन समाहर्ता। ठीक है, चलिए एक बार स्लाइड को मैं, आप लोग स्लाइड पढ़ेंगे, आप लोग स्लाइड पढ़ेंगे। स्लाइड पढ़ने के जस्ट बाद में मैं आपको इसको व्यवहारिक रूप से एकदम क्लियर करवा दूंगा। थोड़ा सा हटके पॉइंट है, थोड़ा सा हटके, चूंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है ना, इसलिए बिना कंफ्यूज हुए आप इसको जो है समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोवियत संघ अर्थात रूस की तरह चीन के संविधान में भी समाहर्ता नामक संस्था, क्या है, समाहर्ता नामक संस्था की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब क्या हुआ, आप याद रखेंगे आप लोग, रूस के संविधान में भी समाहर्ता, जन समाहर्ता संस्था की व्यवस्था अर्थात जन समाहर्ता की व्यवस्था है। ठीक है ना, जो 3 स्तरों में बटी हुई है, 3 स्तरों में विभाजित है। तो अब यहां से क्या आपके दिमाग में आया कि जो भी जन समाहर्ता जो भी है, ये एक ऐसी संस्था है जो 3 भागों में विभाजित है, 3 स्तरों में विभाजित है। अब दोस्तों में थोड़ा सा इधर साइड में आ जाइए, साइड में अगर थोड़ा सा सोचिए आप, क्या भारत में जब हम न्यायालय की बात करते हैं, तो क्या हमारा भारत का न्यायालय कितने भागों में विभाजित है, भारत का न्यायालय कितने भागों में विभाजित है। जिसको नहीं पता है, चला मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों को। दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारा न्यायालय होता है, कुछ इस प्रकार का न्यायालय होता है ना। न्यायालय का एक स्वरूप बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा एक न्यायालय होता है, और न्यायालय का विभाजन इस प्रकार से होता है। जरा देखिए, सबसे टॉप में दोस्तों जो होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता था, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद में होता है यहाँ पर ये दोस्तों हाई कोर्ट। कौन होते हैं, ये सभी जितने भी हमारे हाई कोर्ट है वो सभी हाई कोर्ट होते हैं। इसके बाद में जितने भी कोर्ट होते हैं वो सब जो भी अधीनस्थ कोर्ट होते हैं दोस्तों, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय जिनको हम बोलते हैं, जो जिला न्यायालय वगैरह जितने भी न्यायिक जो संगठन होते हैं वो सब के सब लोअर कोर्ट में आते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट टॉप में होता है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जो है नियंत्रण इन बाकी पूरे कोर्ट पर होता है, सभी पर रहता है, सभी पर इसका नियंत्रण रहता है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट एक है, बाकी हाई कोर्ट ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा जो है अधीनस्थ न्यायालय अर्थात जिला कोर्ट है ना। तो ये क्या है, एक 3 कैटेगरी में बटा हुआ है हमारा न्यायिक, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी की पूरी 3 कैटेगरी में बटी हुई है। तो क्या इसी प्रकार से चीन के संविधान के अंतर्गत भी जिस समाहर्ता की हम बात कर रहे हैं, क्या वो भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है ना। ठीक है ना, तो अब समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। अब जरा इसको इंटरलिंकिंग करते चलिए। देखिए सबसे पहली कैटेगरी, जहां हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं भारत के अंतर्गत, तो ये क्या बोलता है, सर्वोच्च जन समाहर्ता, सर्वोच्च जन समाहर्ता, और हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, और ये क्या बोल रहा है, सर्वोच्च जन समाहर्ता। एक मिनट रुक जाइए, जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो आप ये आप अभी दिमाग में यही चल रहा ना आपके, कि अच्छा हमारे सुप्रीम कोर्ट जैसा है वैसा ही जन समाहर्ता यहाँ का, इनका जो है सर्वोच्च जन समाहर्ता होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उससे पूर्ण अधिकार है, पूरी तरह से पृथक है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, जैसे चाहे वैसे डिसीजन दे सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जन समाहर्ता एक संगठन है, एक संस्था है। ठीक है, मैं सिर्फ इंटरलिंकिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझने में समस्या ना आए। किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसी गलती मत कर देना कि इसको सुप्रीम कोर्ट समझ लो आप। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा विशेष न्यायालय नहीं है ये जिसको बहुत ज्यादा अधिकार हो। ठीक है, अधिकार है लेकिन बस कुछ ही। तो जरा समझते चलिए खाली, जिस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट हमारा टॉप पर होता, उसी प्रकार से यहाँ सबसे ऊपर कौन होता है, यहाँ पर सर्वोच्च जन समाहर्ता। ठीक है, उसके नीचे अर्थात जहां हाईकोर्ट हमारे होते हैं, हाईकोर्ट के स्थान पर ये कौन होता है, यहाँ पर स्थानीय जन समाहर्ता। और तीसरे नंबर पर होता है सैनिक समाहर्ता या विशिष्ट जन समाहर्ता। क्या नाम से जानते हैं हम इसको, सैनिक समाहर्ता या विशिष्ट जन समाहर्ता। भारत में भी सुना होगा आपने सैनिक न्यायालय, सैनिक न्यायालय। अब चूंकि ये सैनिक न्यायालय एक अलग टर्म होती है, सैनिक न्यायालय अलग होते हैं, जिन पर का इनमें इनसे इनका जो है कोई विशेष संबंध नहीं होता। विशेष बोल रहा हूं मैं ना, कुछ टर्म में इनका संबंध पाया जाता है लेकिन विशेष कोई संबंध नहीं होता है।
ठीक है। तो अब दोस्तों चीन के संविधान के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के समाहर्ताओं पर बात की है, सर्वोच्च जन समाहर्ता, स्थानीय जन समाहर्ता और सैनिक समाहर्ता या विशिष्ट जन समाहर्ता। तो सर्वोच्च जन समाहर्ता जो होगा, सर्वोच्च जन समाहर्ता होगा, वो दोस्तों केंद्र के अर्थात केंद्र लेवल पर अर्थात जो सरकार के बड़े स्थान है, बड़े कार्य विभाग है, उन विभागों के कर्मचारियों से संबंधित जो है सुनवाई करता है वो। अब वो सुनवाई किस प्रकार की होती है दोस्तों, कि वो सुनवाई ऐसी कि कोई कर्मचारी ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई कार्य शासन के अंतर्गत ठीक से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे कि जन समाहर्ता है, सुप्रीम कोर्ट जैसे काम करता है, तो फिर जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी होगा फिर इस जन समाहर्ता को, तो दोस्तों नहीं है। इसे किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। इसको जिस प्रकार से भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि वो सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द कर सकता है, ऐसा अधिकार भी चीन की इस जन समाहर्ता को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कुछ थोड़े बहुत कार्य करता है, और वो थोड़े बहुत कार्यों में यही आता है कि उसके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, उसमें सिर्फ नजर रखने का कार्य करता है। छोटे मोटे कार्य इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, बाकी स्लाइड में सब लिखा हुआ है डिटेल में, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जन समाहर्ता कुछ ऐसे हालांकि है न्यायिक क्षेत्र के ही, लेकिन इनको कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो संविधान के अनुसार इन समाहर्ताओं का मुख्य कार्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि राज्य के समस्त अंगों, राज्य में जितने भी समस्त अंग हैं, उनके कर्मचारी अधिकारियों द्वारा संविधान और कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस पर नजर रखना इनका काम है। और इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति ये उत्तरदायी होती है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात की संसद के प्रति उत्तरदायी होती है ये, मतलब संसद के अंडर में रहकर ये कार्य करती है। इसलिए सरकार के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों को या कानून को रद्द करने का इसको कोई अधिकार नहीं। और जब किसी कानून को वो रद्द नहीं कर सकती, कोई न्यायालय है, अगर वो किसी कानून को रद्द नहीं कर सकता या उसका जो है पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, तो फिर वो मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कैसे कर पाएगा, नहीं कर सकता। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राज्य परिषद की व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत राज्य परिषद की भी व्यवस्था की गई है, राज्य परिषद की भी व्यवस्था की गई है। राज्य परिषद में दोस्तों एक प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और आयोगों के मुखिया सम्मिलित तो होते हैं। कुछ परिषदें बनाई जाती है अपने कार्य करने के लिए, ठीक है ना। जैसे भारत में विभिन्न विभाग बनाए जाते हैं, जैसे जो है अलग अलग प्रकार के विभाग होते हैं भारत में भी कार्य करने के लिए। रक्षा विभाग हो गया आपका, है ना, तो जो है उद्योग विभाग है, शिक्षा विभाग, इस प्रकार के कई प्रकार के विभाग होते हैं। तो हर एक विभाग इस प्रकार के, यहाँ पर भी कुछ विभाग बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के विभाग में एक जो है एक परिषद, जिसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता है, तो राज्य परिषद बनाई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और जो आयोग है उनके मुखिया सम्मिलित होते हैं। जो विभिन्न आयोग होते हैं उनके मुखिया इसमें सम्मिलित होते हैं। राज्य परिषद दोस्तों कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है, जो वहां की संसद है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। और जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन ना हो रहा हो, तब इसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक दलीय प्रणाली। तो संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ कि इसकी जो संविधान की प्रस्तावना थी दोस्तों, उस प्रस्तावना में ही स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि पिछले 30 सालों से सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में ही अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की है और सफलता अर्जित की है। साम्यवादी दल को ही इन्होंने, मतलब पूरे चीन की जितनी जनता, उस जनता ने साम्यवादी दल को ही महत्व दिया है शुरू से, पिछले 30 सालों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद की स्थापना। राष्ट्रपति पद की स्थापना तो जरा समझिए दोस्तों, उसके नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई। पुनर्स्थापना मतलब कि पहले था, बीच में रद्द हो गया था, और फिर से जब नया संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद की पुनर्स्थापना की गई। जबकि जो 1978 में संविधान लागू हुआ था उसमें इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इनका निर्वाचन जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के द्वारा होता है, न कि जनता के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और इनका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की तरह ही 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है न्यायपालिका के अधीन स्थिति। न्यायपालिका के न्यायिक क्षेत्र में क्या स्थिति इनकी जरा समझ लेते हैं। तो जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता, निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है, जैसा कि हम इससे पहले ही समाहर्ता वाले पॉइंट में समझ चुके हैं कि इसमें न्यायपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होगी भारत की तरह,
ऐसा नहीं है, सर्वोच्च होगी ऐसा भी नहीं है, और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी ऐसा भी नहीं है। निष्पक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, वहां की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, इस कारण से वो स्वतंत्र भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और वहां न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग होती है, अर्थात कि सरकार के अनुसार वो कार्य करती है। जो समाहर्ता है, जो राष्ट्रीय जन समाहर्ता है, वो सरकार के आदेश के अनुसार कार्य करता है। तो न्यायपालिका को संविधान की व्यवस्था करने, संविधान के विरोधी कानून को रद्द करने, या सरकार के कार्य में हस्तक्षेप करने, या नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने, इन सबका अधिकार नहीं होता है इस न्यायपालिका को, अर्थात उसी जन समाहर्ता को, ठीक है। और सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है, अर्थात कि बस जो संसद है वहां की संसद के अंडर डाल दिया है, संसद जैसा बोलेगी वैसा ही को कार्य करना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे स्त्री पुरुषों की समानता। तो चीन के संविधान के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों को समान व्यवहार के साथ में महत्व दिया जाता है, समान व्यवहार उनको प्रोवाइड किया जाता है। संविधान में किसी प्रकार का इनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, वो चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाओं के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, स्त्री पुरुष समान होंगे, ठीक है। समान कार्य समान वेतन, उसी धारणा पर आधारित है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशियों को चीन में शरण लेने का अधिकार दोस्तों। तो चीन में विदेशी शरण ले सकते हैं, जैसा भारत में लेते हैं ऐसे चीन में भी संविधान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चीन में भी विदेशी शरण ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार दोस्तों। वयस्क मताधिकार, प्रत्येक नागरिक को वयस्क होने के बाद चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, वही 18 वर्ष की बात, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आज की ये स्लाइड अर्थात चीन का संविधान आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। और जितने भी सवाल मैंने आपको इस लेक्चर के तहत किए हैं उनका कमेंट में जवाब देना आवश्यक है। आप लोग कमेंट में मुझे जवाब जरूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आएगा जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के संविधान के बारे में, पाक संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पूरे विस्तार पूर्वक। इसी प्रकार से दोस्तों उसके अंतर्गत भी हम प्रकृति और विशेषताओं पर ही चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के संविधान में भी प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, और उन दोनों के माध्यम से ही पूरे संविधान को भली भांति रूप से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जिनको भी हमारे व्हाट्सएप नंबर चाहिए डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। कृपया करके इस पे कॉल करने की, बिना टाइम लिए कॉल करने की गलती ना करें, प्लीज पहले टाइम ले ले। अगर आपको बात करनी है तो आपको नंबर प्रोवाइड कर दी जाएंगे व्हाट्सएप पर ही, जो नंबर आपको दिए जाए उसी नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ माफ कीजिएगा, जो टेलीग्राम है दोस्तों, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, और जैसे ही वहां पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है दोस्तों, और ये लिंक आपको दिख रही होगी, लिंक आप यहाँ से लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप लोधाजी क्लासेस टाइप करेंगे टेलीग्राम पर दोस्तों, तो इस प्रकार का कुछ लोगो नजर आएगा, इसे लोगो वाले ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। वहां पर काफी सारे ग्रुप दिखेंगे लोधाजी क्लासेस नाम से, तो उनमें से सिर्फ आपको यही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें ये लोगो दिखे, ठीक है। तो वहां पर आपको सभी क्लासेस की लिंक और नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। डेली क्लासेस की अपडेट भी आपको वहीं पर ही मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बहुत अच्छे से स्टडी करते रहें, अध्ययनरत रहें, बिजी रहेंगे दोस्तों, तो आपका माइंड बहुत अच्छा चलता रहेगा, और कभी भी आपको कोई डाउट नहीं सताएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो हम आपके लिए हैं डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, थैंक यू।